नमस्कार, मैं राहुल आप सभी लोगों का एक बार पुनः मंथन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत में हुए प्रमुख कृषक आंदोलन के दूसरे भाग पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व इसके पहले भाग में हम लोगों ने भारत में हुए विभिन्न कृषक आंदोलन के कारणों, जिसमें प्रमुख थे कि औपनिवेशिक आर्थिक प्रशासनिक एवं न्यायिक नीतियाँ तथा नवीन भू राजस्व पद्धतियों के कारण भारत में किस प्रकार कृषक असंतोष उभरा। उस असंतोष के कारण ही विभिन्न स्थलों पे या विभिन्न स्थानों पर भारत में किसानों के विभिन्न विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। इन प्रमुख किसान आंदोलनों में हम नील विद्रोह, पावना कृषक संघर्ष, मोपला विद्रोह, फड़के विद्रोह, दक्कन विद्रोह आदि को रख सकते हैं। आज हम लोग इसी श्रृंखला में इसके आगे के विद्रोहों पर एक विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि हमें इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हो सके। सर्वप्रथम हम लोग खेड़ा सत्याग्रह की चर्चा करेंगे जो 1918 ईस्वी में गुजरात राज्य में हुआ था। इसका कारण क्या था? तो 1910 में अकाल पड़ने तथा प्लेग फैलने के कारण भी भू राजस्व की वसूली जारी रही। इस आंदोलन के प्रारंभिक नेता मोहनलाल पांड्या थे तथा 22 मार्च 1918 ईस्वी को गांधी जी ने इस आंदोलन के नेतृत्व को स्वीकार किया तथा वहां सत्याग्रह करना प्रारंभ किया। इस आंदोलन में गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल एवं इंदुलाल याग्निक। इस आंदोलन में गुजरात सभा की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसका परिणाम क्या हुआ खेड़ा सत्याग्रह का? तो सरकार ने केवल उन किसानों से जो भू राजस्व देने के लिए तैयार थे या दे सकने में सक्षम से थे, उनसे ही वह राजस्व वसूल करने का आदेश पारित किया। इस प्रकार यह भारत में एक सफल सत्याग्रह की संज्ञा दी जा सकती है। इसके पश्चात हम लोग एका आंदोलन की चर्चा करेंगे जो 1921 और 22 ईस्वी में हुई थी। इसकी प्रमुख मांग क्या थी कि लगान का नगद में रूपांतरण करना। इसका नेतृत्व किसने किया था? मदारी, पासी एवं सहदेव ये सह नेतृत्व करता थे। सहदेव क्या थे? तो सह नेतृत्व करता, जबकि प्रमुख नेतृत्व करता थे मदारी पासी। मदारी पासी के संदर्भ में या एका आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के संबंध में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था, कहाँ था? तो यह था हरदोई, बहराइच, बाराबांकी और सीतापुर जिले। यह चारों जिले वर्तमान उत्तर प्रदेश में आते हैं और इसी उत्तर प्रदेश के इन जिलों में एका आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इस आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? इसकी प्रमुख विशेषताओं में मूलतः काश्तकारों का आंदोलन था जिसमें छोटे जमींदार भी शामिल थे। दूसरी विशेषता थी कि सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी एवं निर्धारित लगान से अधिक पैसा नहीं देने की कसम खाई जाती थी या शपथ दिलाई जाती थी। यहाँ आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं एका आंदोलन से संबंधित थीं? तो यह आंदोलन काश्तकारों का आंदोलन था। इसमें छोटे जमींदार थे, सभा स्थल पर गंगा की सौगंध दी जाती थी तथा निर्धारित लगान से अधिक पैसा नहीं देने का शपथ दिलाया जाता था। तो यहाँ इसका उत्तर होगा, आप में कूट में अगर उत्तर देना है तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि कूट 1, कूट 2, कूट 1, 2, 3, कूट 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। एका आंदोलन के पश्चात हम लोग गुजरात में हुए एक प्रमुख आंदोलन बारदोली सत्याग्रह की चर्चा करेंगे जो 1928 ईस्वी में गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुका में हुआ था। यहाँ एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जैसा बघेरा विद्रोह के संबंध में पूछा जाता है कि बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था। ऑप्शन में आप वहाँ पे दिया रहेगा सूरत
या बड़ौदा। तो वहाँ का उसी प्रकार से यहाँ पूछा जा सकता है कि बारदोली आंदोलन या बारदोली सत्याग्रह आंदोलन गुजरात के किस जिले में हुआ था? तो यह सूरत जिले में हुआ था। उसके तालुका का नाम क्या था? तो बारदोली। इसका कारण क्या था? तो लगान की दर को बढ़ा दिया गया और काली पराग जनजाति को हाली पद्धति के लिए विवश करना। यहाँ दो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि एक काली पराग जनजाति स्वयं में एक प्रश्न है और दूसरी एक हाली पद्धति। काली पराग जनजाति इसी बारदोली तालुका में निवास करती थी। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि काली पराग जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती थी? तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। और हाली पद्धति क्या थी? तो हाली पद्धति बंधुआ मजदूरी का ही एक प्रकार था। इस आंदोलन के स्थानीय नेता कौन थे? तो मेहता बंधु, जिन्हें हम कल्याण जी और कुंवर जी मेहता के नाम से जानते हैं, दयाल जी देसाई और केशव जी गणेश जी। इस आंदोलन के दौरान ही कालिप राज साहित्य का सृजन हुआ था। इसके सृजनकर्ता कौन थे? तो कुंवर जी मेहता और केशव जी गणेश जी। यानी मेहता बंधुओं में से कुंवर जी मेहता और केशव जी गणेश जी ने बारदोली सत्याग्रह के दौरान कालिप राज साहित्य का सृजन किया था। हाली पद्धति के अमानवीय चेहरों को उजागर करने के लिए नरहरि पारेख एवं जगत राम दवे की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आखिर हाली पद्धति में कालिप राज जनजातियों का किस प्रकार से अंग्रेजी सरकार के द्वारा शोषण किया जा रहा है, उसको उजागर करने के लिए नरहरि पारेख और जगत राम दवे ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। 1927 ईस्वी के कालिप राज सम्मेलन। अब इस आंदोलन बारदोली आंदोलन के पूर्व 1927 ईस्वी में कालिप राज सम्मेलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी तथा इस सम्मेलन के दौरान ही गांधी जी ने इस जनजाति का नाम परिवर्तित कर रानी पराग जनजाति या वनवासी रख दिया था। पुनः 4 फरवरी 1928 ईस्वी को वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। यहाँ आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने कालिप राज जनजाति का नाम परिवर्तित करके क्या रखा था? तो यह रानी पराग होगा या वनवासी। या आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि 1927 ईस्वी में कालिप राज सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? गांधी जी, नरहरि पारेख, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कुंवर जी मेहता। तो इसका सही उत्तर होगा गांधी जी। इस आंदोलन में शामिल प्रमुख महिलाएं थी कस्तूरबा गांधी, जो कि गांधी जी की पत्नी थी, मिठूबेन, भक्तिबा, मणिबेन पटेल वल्लभ भाई की पुत्री थी, शारदाबेन शाह और शारदा मेहता। ये मुख्य महिलाएं इस आंदोलन में बारदोली सत्याग्रह के परिणाम निम्नलिखित हैं। सरकार द्वारा न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड एवं राजस्व अधिकारी मैक्सवेल द्वारा मामले की जांच कराई गई या ब्लूमफील्ड मैक्सवेल जांच आयोग का गठन किया गया। क्यों किया गया? कि लगान या भू राजस्व की वसूली की दर क्या हो या कितना वसूला जाए, यह निर्धारित करने के लिए इस समिति की स्थापना की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लूमफील्ड मैक्सवेल समिति का गठन किस आंदोलन के दौरान किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा बारदोली सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। इस काल में लगान की दर 22% तक बढ़ा दी गई थी। इस आंदोलन के पूर्व लगान की दर 22% बढ़ा दी गई थी, जिसे घटाकर 6.03% कर दिया गया था। यह भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसके पश्चात बारदोली की महिलाओं की ओर से महात्मा गांधी के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। यह प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो यह दी थी महात्मा गांधी ने, लेकिन बारदोली की महिलाओं की ओर से। इसके पश्चात भारत में हुए विभिन्न किसान आंदोलनों में से सर्वप्रमुख किसान आंदोलन चंपारण सत्याग्रह पर प्रकाश डालेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। यह आंदोलन भारत में गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम किसान आंदोलन था, जो बिहार के
चंपारण जिले में 1917 ईस्वी में हुआ था। इसका कारण क्या था? तो तिनकठिया पद्धति। तिनकठिया पद्धति के अंतर्गत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग पे नील की अनिवार्य कृषि करना आवश्यक था। मतलब उन्हें अपने भूमि पर, उनके पास जितनी भी भूमि है तो उस पे उसके 3/20वें भाग पर नील की खेती करना आवश्यक था। इसके पश्चात अनुबंध से मुक्त करने के लिए नील मालिकों ने लगान एवं अन्य अववाव मतलब टैक्स की दर में बढ़ोतरी कर दी थी। यानी जो किसान यदि इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे, उन्हें नील मालिकों को विभिन्न प्रकार के टैक्स बढ़े हुए दर पे देनी पड़ती थी। इन टैक्सों में प्रमुख था सरह बेसी या बढ़ा हुआ लगान और तावान, एक मुश्त मुआवजा। यानी आप एक मुश्त मुआवजा उस नील उत्पादक या उस बागान के मालिक को देनी होती थी जिसके साथ किसान ने अनुबंध किया था। यह प्रश्न बिहार लोक सेवा आयोग में पूछा जा चुका है। इस आंदोलन के प्रमुख स्थानीय नेता थे राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। कहाँ दिया था? तो लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। यहाँ यह प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि किसने और कहाँ पर महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। तो किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। और कहाँ दिया था? तो 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के दौरान दिया था। 1917 ईस्वी में गांधी जी चंपारण पहुंच जाते हैं और सरकार द्वारा नील आयोग का गठन किया जाता है जिसमें गांधी जी को भी शामिल किया जाता है। इस आयोग की प्रमुख संस्तुतियों में कि तिनकठिया पद्धति की समाप्ति होनी चाहिए, बागान मालिक द्वारा अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो जाते हैं। आंदोलन की सफलता पर ही रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था। यहाँ दो प्रश्न हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि से किसने विभूषित किया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और दूसरा, किस आंदोलन की सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि से विभूषित किया था? तो वह चंपारण सत्याग्रह होगा। एनजी रंगा ने गांधी जी के इस सत्याग्रह आंदोलन का विरोध किया था। इससे भी एक प्रश्न बन सकता है कि किस कृषक नेता ने गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था? तो इसका उत्तर होगा एनजी रंगा। एनजी रंगा के विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग अन्य किसान आंदोलन या भारत में किसान संगठनों के ऊपर पर चर्चा करेंगे तो एनजी रंगा का नाम वहाँ पे सामने आएगा। इसके पश्चात हम लोग देखेंगे तेभागा आंदोलन। यह 1946 से 1950 ईस्वी तक त्रिपुरा के हसनाबाद इलाके से सितंबर 1946 ईस्वी में प्रारंभ होकर उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, रंगपुर और मालदा में फैल गया था। तेभागा आंदोलन से सर्वप्रथम प्रश्न आता है, यह आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो यह आंदोलन 1946 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इसका प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो त्रिपुरा के हसनाबाद इलाके से यह सितंबर 1946 में प्रारंभ हुआ था। इसका सर्वाधिक तीव्र रूप कहाँ था? तो उत्तरी बंगाल के दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, रंगपुर एवं मालदा में। यह मूलतः क्या था? बटाईदार किसानों का संघर्ष था। इसमें राजवंशी किसानों का आंदोलन भी कहा जाता है। यहाँ प्रमुख तथ्य है कि यह राजवंशी किसानों का आंदोलन भी कहा जाता है। इसके मुख्य नेतृत्व करता थे कंपाराम सिंह और भवन या भुवन सिंह। मूल कारण क्या था? भू राजस्व की अत्यधिक दर। बंगाल का भू राजस्व आयोग या फ्लाउड कमीशन की सिफारिश के अनुसार किसानों को उपज का 2/3 हिस्सा तथा जमींदारों को 1/3 भाग मिलना चाहिए था। फ्लाउड कमीशन में कहा गया था कि आप जो भी उपज कर रहे हैं, जो भी किसान, उसे 3 भागों में बांटकर 2 भाग किसान को और 1 भाग जमींदार को। तो इसलिए 3 भाग के कारण इस आंदोलन का नाम क्या पड़ा?
तेभागा, 3 भाग। परिणाम क्या हुआ? तो 1950 ईस्वी में, यद्यपि 1947 ईस्वी में भारत स्वतंत्र हो चुका था और भारत में भारतीयों की सरकार बन चुकी थी, तो 1950 ईस्वी में कांग्रेस की सरकार ने वर्गाधार विधेयक पारित कर आंदोलनकारियों की मांगों को पूर्ण किया। इसके पश्चात 1946 में ही हुए एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन पर हम चर्चा करेंगे, जो 1946 से 1951 ईस्वी में हैदराबाद रियासत में हुआ था। यद्यपि तेलंगाना उस समय हैदराबाद रियासत का ही अंग था। कारण क्या था वहाँ का? कि लगान की दर में बढ़ोतरी और किसानों को अत्यधिक कम दर पर अपनी उपजों को बेचने हेतु बाध्य करना। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो किसान नेता कमरैया थे। अब निजाम की पुलिस ने कमरैया की हत्या कर दी। इसके उपरांत यह आंदोलन क्या होता है? हिंसक हो जाता है तथा किसान जो थे ये छापामार युद्ध प्रणाली अपनाकर अपने आंदोलन को जारी रखते हैं तथा भारतीय इतिहास में सर्वाधिक अवधि तक चलने वाले कृषक संघर्ष का नेतृत्व या संघर्ष प्रारंभ होता है। इसके पश्चात हम लोग वर्ली आंदोलन को देखेंगे। यह आंदोलन 1945 ईस्वी में हुआ था। वर्ली क्या थी? वर्ली एक आदिम जनजाति थी। यह पश्चिमी भारत में बम्बई नगर से थोड़ी दूरी पर निवास करती थी। इसके नेतृत्व किया था गोदावरी पुरुलेकर। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे गोदावरी पुरुलेकर। मई 1945 में आंदोलन प्रारंभ हो गया था। इसके पश्चात बिजौलिया आंदोलन 1913 से 1941 ईस्वी तक विभिन्न समयावधि या विभिन्न कालखंडों के मध्य में विभिन्न नेताओं के द्वारा हुआ था। बिजौलिया आंदोलन राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र के बिजौलिया में हुआ था। इसका कारण क्या था? तो लगान की ऊंची दर और विभिन्न प्रकार के अन्य 84 प्रकार के उपकर। इस आंदोलन के प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता थे साधु सीताराम दास, फतेहलाल चरण, ब्रह्मदेव एवं नारायण बटले। परंतु मुख्य नेतृत्व किसने किया था? तो विजय सिंह पथिक या भूप सिंह। ये इन्होंने इनका अतिरिक्त नाम भी था विजय सिंह पथिक का ही भूप सिंह, दोनों एक ही व्यक्ति थे। अब यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जाता है हमेशा कि बिजौलिया आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो विजय सिंह पथिक को इसका मुख्य नेतृत्वकर्ता माना गया है। 1941 ईस्वी में किसानों की संपूर्ण भूमि वापिस हो गई। इसके पश्चात यह आंदोलन स्वतः समाप्त हो गया। बिजौलिया आंदोलन के पश्चात हम पुनः वायलार विद्रोह 1946 ईस्वी को देखेंगे, जो त्रावणकोर केरल में हुआ था। कारण क्या था? वही सामंती उत्पीड़न के विरोध में यह विद्रोह हुआ था। इसके पश्चात हम पंजाब में हुए कृषक आंदोलन की चर्चा करेंगे, जो 1907 ईस्वी में हुआ था। इसका कारण क्या था? तो पंजाब कोलोनाइजेशन विधेयक 1907। दूसरा था नहरी पानी टैक्स में वृद्धि की गई थी 1906 ईस्वी में। यह वृद्धि थी 25% की। कुछ फसलों पर लगान की दर बढ़ाकर 50% कर दिया गया था। विशेष रूप से लायलपुर जिले में इस आंदोलन का प्रभाव देखा गया था। इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका का निर्वाह लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया था। इसके लाला लाजपत राय के अतिरिक्त अजीत सिंह द्वारा गठित अंजुमन ए मुहिबान ए वतन संगठन ने इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका का भी निर्वाह किया। जमींदार एसोसिएशन के नेता सिराजुद्दीन अहमद और सिराजुद्दीन अहमद के पत्र जमींदार, ये इन तीनों ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था। इसी आंदोलन में बांके दयाल गुजरावाला की कविता पगड़ी संभाल ओ जट्टा इस आंदोलन में अत्यंत लोकप्रिय हुई थी। पंजाब में हुए कृषक आंदोलन से संबंधित 3-4 प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण है। पहला था कि पंजाब कोलोनाइजेशन विधेयक कब पारित हुआ था? तो 1907 ईस्वी में। अंजुमन ए मुहिबान ए वतन की स्थापना किसने की थी? तो अजीत सिंह ने। जमींदार एसोसिएशन
के नेता कौन थे? तो सिराजुद्दीन अहमद या जमींदार पत्र के संपादक कौन थे? तो सिराजुद्दीन अहमद जमींदार पत्र के संपादक थे। इसी प्रकार पगड़ी संभाल ओ जट्टा किस आंदोलन के संदर्भ में लिखी गई कविता है? तो यह पंजाब कृषक आंदोलन 1907 के ऊपर लिखी गई यह कविता थी। इसके रचयिता कौन थे? तो बांके दयाल गुजरावाला। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी प्राप्त हुई होगी। इस भाग से संबंधित अन्य वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए गए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ससमय प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त यदि आपको यह वीडियो पसंद नहीं आया या आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डालना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद। मैं राहुल, टीम मंथन की ओर से।